ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। 5 नवंबर 2024 को अमेरिका के अगले सदर का फैसला होने जा रहा है और इस पर जो पुतिन हैं रूस के सदर, उन्होंने अगरचे वो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार की हिमायत करते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि वो कमला हैरिस के मुकाबले में डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके ज़्यादा दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वैसे तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अमरीकी अवाम किसका इंतखाब करते हैं और इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता कि रूस क्या सोचता है या किसकी हिमायत करता है, लेकिन फिर भी मेरे तमाम हामी कमला हैरिस को सपोर्ट करेंगे तो हम भी यही करेंगे और हम उनकी हिमायत करेंगे। जबकि अमेरिका की तरफ से सख्त बरहमी का इजहार किया गया है इस बयान पर, और जॉन कर्बी ने यह कहा है कि पुतिन को हमारे इंतखाबात और उसकी मुद्दत के बारे में बात नहीं करनी चाहिए और उन्हें किसी की भी तरफदारी नहीं करनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं मियां सैफुर रहमान साहब, आसिफ अली भट्टी साहब और अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी नज़ीर हुसैन साहब। नज़ीर हुसैन साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। आसिफ अली भट्टी साहब, ये जो मामला रूस के साथ है अमेरिका का, गुज़श्ता इलेक्शंस में हमने देखा कि गुज़श्ता नहीं, उससे गुज़श्ता जो जिसमें ट्रंप जो है वो जीते थे, ट्रंप दौर इक़्तिदार संभाला था उन्होंने, उस दौर में रूस के उनके साथ कुछ मिलकर अमेरिका के इलेक्शंस को जो है वो उसको आप कह लें मैनेज करने की बात हुई थी, ये इल्ज़ाम लगा था। तो क्या समझते हैं कि इस बार जो ये बयान दिया गया है, ये तो कमला हैरिस के हक में है, किस तरह देखते हैं इस बयान को? देखिए, अमेरिका के इंतखाबात जो हैं उन पर पिछले 4 अदवार मैंने कवर किए हैं, 3 अदवार ये चौथा होगा। आप यकीन कीजिए कि यहाँ पर जो स्विंग स्टेट्स हैं उनका बहुत अहम किरदार होता है, जिनमें 9 स्टेट्स हैं वो। उसके अलावा जो बाकी मुल्क है उसकी 41 स्टेट्स में बिलअमूम जो लोगों का रवैया है वो पैसिव रहता है, वो इतना ज़्यादा ना अग्रेसिव होते हैं, ना ही वो वहाँ पे इतनी बड़ी तब्दीली आती है कि रेड से ब्लू हो जाए। रेड और ब्लू का मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बता के फिर आपको मैं उस रशिया और अमेरिका के ताल्लुकात पे बात करता हूँ कि जो ट्रंप के यानी जमात है, उनकी रिपब्लिकन्स की हिमायती जो लोग होते हैं या जहाँ पे उनकी तादाद ज़्यादा होती है, उनके इलेक्टोरल वोट ज़्यादा होते हैं, वो रेड स्टेट्स कहलाती हैं। और जो डेमोक्रेट स्टेट्स हैं, मींस के जी वहाँ पर ज़्यादा हमायत जो है उन लोगों की है जो कि इनके हमायती हैं ज़्यादा डेमोक्रेट्स के, वो ब्लू स्टेट्स कहलाती हैं। तो इस लिहाज से हम ये समझने की अगर कोशिश करें कि बुनियादी तौर पर अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ लोगों की जो मुख्तलिफ राय है, उसके बावजूद जो बैरूनी अनासर हैं उनके असरात यहाँ पे ज़रूर देखे जाते हैं। लेकिन बराह रास्त इलेक्शन में इन्वॉल्वमेंट के हवाले से जो इल्ज़ामात हैं, शायद उनकी कोई भी ताबीर ना हो, शायद उनके कोई भी ऐसी हकीकत ना हो या कोई सबूत ना हो, ये हमें ज़रूर सामने नज़र आता है। क्योंकि अमेरिका इतनी बड़ी स्टेट होने के बावजूद यहाँ का जो निज़ाम है, ख़ास तौर पे इलेक्टोरल जो वोटिंग का निज़ाम है, ये जो अर्ली वोटिंग का निज़ाम है, उस पर क्वेश्चन तो उठ सकते हैं कि वो जो थैलों में या ख़त के ज़रिए या डाक के ज़रिए जो मिलते हैं उनको वोट्स मिलते हैं यहाँ के इलेक्शन कमीशन को, या लोग मशीन्स के ज़रिए जब काम करते हैं अपना वोट डालते हैं, तो उस पर क्वेश्चन तो उठ सकते हैं। लेकिन उसके सबूत मौजूद नहीं है कि धांधली होती है, जो कि इस दफ़ा भी ट्रंप ने कह दिया है पहले ही कि जी धांधली होना शुरू हो गई है। कई रियासतों पर उन्होंने ये क्वेश्चन लगा दिए। वो हर दफा यही बात करते हैं, 16 में भी उन्होंने यही बात की थी और फिर वो जीत गए थे। 2020 में आखिर में आकर उन्होंने शदीद किस्म का हंगामा राही की और उसको उन्होंने रिग इलेक्शन करार दिया और डोनाल्ड अपना प्रेसिडेंट बाइडेन के ऊपर भी इल्जामात लगाए। तो ये जो फलसफा है कि रूस के साथ उनके ताल्लुकात, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वहां पे ग्रेटर इंटरेस्ट, जिसकी अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि यहाँ पर भी वही एक फिनोमेना पाया जाता है कि अमीर से अमीर लोगों को सपोर्ट किया जाता है, गरीब गरीब तर ही रहता है या मिडिल क्लास ही रहती है। तो अमीर जो लोग हैं उनके ताल्लुकात बाकी ममालिक के साथ हैं, और इवन ट्रंप की अपनी फैमिली के ऊपर ये इल्जाम है कि उनके जो साहबजादे हैं वो भी, और उनकी जो साहबजादी हैं या उनका जो दामाद है, उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं वहाँ पर। और यही बात इजराइल के हवाले से भी कही जाती है उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। तो लिहाजा पुतिन जो हैं वो जिस तरह की खुद मजाज रखते हैं, जिस तरह की सोच रखते हैं, उनको ये अच्छा लगता है कि उनके मजाज का एक और आदमी अमेरिका में भी आ गया है। तो लिहाजा वो उनके आपस में
जो एक नेचुरल मैं समझता हूं कि अंडरस्टैंडिंग है, जो अप्रोच है शायद या पॉलिटिकल अप्रोच है, वो मिलती जुलती है और दोनों का एक फलसफा है कि जहां मैं हूं वहां पे और दूसरा कोई भी नहीं है। तो ये शायद हो सकता है कि ये सिंक्रोनाइजेशन हो। अदरवाइज जो है रशिया की तरफ से जो इन्वॉल्वमेंट का जो कोई हम एलिमेंट अगर कहें तो शायद उसमें कोई इतनी बड़ी हकीकत नहीं है और ना ही से ठीक कोई सबूत मिले हैं। ठीक हो गया। नज़ीर हुसैन साहब, अमरीकी मीडिया की तरफ से एक रिपोर्ट शाया की गई है जिसमें कहा गया है कि ईरान मुमकिना तौर पर 5 नवंबर को अमरीकी इंतखाबात से कबल इसराइली हमले का जवाब देगा। तो इस वक्त तो ये इसराइल और ईरान की जो सिचुएशन है उसके तनाजुर में इस इलेक्शंस को कैसे देखते हैं, और क्या आप समझते हैं कि ये इस किस्म का हमला जो है वो किया जा सकता है, और फिर उसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे? क्या इसके असरात इंतखाबात पर हो सकते हैं और ये असरअंदाज होने के लिए ही अगर ये हमला होता है तो ये किया जाएगा? ये स्पेकुलेशन तो हो सकती है और ये एक इन्फ्लुएंस करने का रोल भी हो सकता है। सबको पता है कि इजराइल और अमेरिकन एक साइड पे है दोनों, और अमेरिका के अंदर जो ज्यूइश डियास्पोरा है उसका इन्फ्लुएंस आप सबको है, और जो जियो लॉबी है अमेरिका के अंदर वो भी ढकी छुपी नहीं है। अब तो यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स ओपनली पूरी दुनिया में आके ये स्प्रेड कर रहे हैं कि अमेरिका की डेमोक्रेसी जो है और अमेरिका का जो निज़ाम है वो ज्यूज उसको कंट्रोल करते हैं एज क्लियर एज दिस वन। तो ये प्रोपेगेंडा भी हो सकता है कि चूंकि इजराइल पे हमला होने वाला है, लिहाजा जो प्रो इजराइल लॉबी है वो डबल टाइम काम करे। जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इस बात के ऊपर तैयार हो जाएं और सपोर्ट करें जो भी उनका फेवरेट कैंडिडेट है। जाहिर है ट्रंप ऑन द फेस ऑफ इट नज़र आता है कि वो ज्यूज का और इजराइलीज का फेवरेट है। वैसे तो दोनों कैंडिडेट एक ही तरफ हैं, मेरे ख्याल में कोई छोटी मोटी डिफरेंसेस होंगे उनके स्टाइल के ऊपर, लेकिन जो कंटेंट है वो दोनों का पॉलिसीज का वो यही होगा कि वो इजराइल को हर सूरत में सपोर्ट करेंगे, चाहे ईरान हमला करे या ना करे, रशिया इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे या ना करे। बाकी जो डियास्पोरा का बड़ा, बाय द वे अमेरिकन इलेक्शन में डियास्पोरा का बहुत बड़ा रोल है। एक तो ज्यू डियास्पोरा हो गया, दूसरा अरब मुस्लिम्स का डियास्पोरा है। वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल तो नहीं होते लेकिन फिर भी उनका नंबर बहुत बड़ा है। इसी तरह पाकिस्तानी अमेरिकन इनका डियास्पोरा भी वेल नोन है और बड़ा इन्फ्लुएंशियल है। आपको पता है कि अपना जो है डॉक्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन वो पूरे साल मुतहरक रही है, और बिटवीन द लाइंस हम सबको पता है कि वो किसको सपोर्ट करना चाह रहे हैं, और ये खबर भी हमने पढ़ी है कि वो एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को सपोर्ट करने की फिक्र में है। लेकिन ट्रंप के बारे में अब चूँकि हम तो अमेरिका से बाहर हैं और हम डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर बात कर सकते हैं कि जो पिछले टेन्योर में प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पॉलिसीज रही हैं वो कतन प्रो मुस्लिम नहीं रही हैं। आपको याद है कि उन्होंने बहुत बड़ी स्टेटमेंट भी दी थी और पॉलिसी बनाई थी कि नो मुस्लिम्स, बिल्कुल नो मुस्लिम्स। ये कोई छोटी पॉलिसी नहीं थी, कमज़ोर पॉलिसी नहीं थी, और इसके ऊपर वो जो 4 साल थे मुसलमानों के लिए बहुत ही मुश्किल थे। और उसी दौर में अब्राहम अकॉर्ड्स साइन हुए थे जिसके तहत इजराइल को अमेरिकन कांग्रेस, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ये सपोर्ट कर रही थी कि जो अरब्स हैं, खासकर जो गल्फ अरब्स हैं, वो इजराइल के साथ नॉर्मलाइज कर लें। और उसमें यूएई, बहरीन, मोरक्को तो शायद पहले से क्लोज था उनके, इन सब ने अपने रिलेशनशिप जो है उनसे बेहतर किए थे। ये तो 7 अक्टूबर जी
हैं, लेकिन ग्लोबल ऑर्डर के लिए, ग्लोबल पीस के लिए, ग्लोबल डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो हमें उम्मीद है कि अमेरिकन वोटर्स जो हैं वो ख्याल रखेंगे सबका। ठीक है मियां सैफुर रहमान साहब, अब हम आते हैं ज़रा चीन के ताल्लुकात और उनको भी पाकिस्तान के तनाजुर में अगर देखें, क्योंकि चीनी क़यादत जो है वो जिस तरह से पाकिस्तानी हुकूमत के साथ इस वक्त मुआहदे भी हो रहे हैं, मेल मुलाकातें भी हो रही हैं और उनके राब्ते भी बेहतर हुए हैं, आप कैसे देखते हैं कि क्या इसके भी असरात होंगे अमरीका के साथ ताल्लुकात पर, पाकिस्तान के ताल्लुकात पर? देखें जी, चाइना के साथ जो हमारी बढ़ती हुई दोस्ती है ना, वो तो अमेरिका उसके बारे में बड़ा हमेशा एप्रीहेंशन का इजहार करता रहता है। जैसे मैंने बताया था, मेरी जो अमेरिका के मौजूदा एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, डोनाल्ड ब्लूम, उनसे भी मेरी जो बातें हुई तो उन्होंने रिजर्वेशंस का इजहार किया था, पर्टिकुलरली हमारा जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है इसके बारे में। वैसे वो अल्फाज तो कुछ डिप्लोमेटिक कवर में करते हैं कि जी इसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो लेकिन दे आर वेरी एप्रीहेंसिव अबाउट इट। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने अपनी सर्वाइवल, अपनी रिवाइवल के लिए ऐसी पॉलिसीज बनानी है कि फॉरेन पॉलिसी तो नाम ही इस चीज़ का है कि आपने अगर अमेरिका के साथ भी चलना है, लेकिन साथ इधर भी आपने अपनी रीजनल जो आपकी सारी सिचुएशन है उसको देखना है, म्यूचुअल इंटरेस्ट पे चलते हैं। और पाकिस्तान अब इस तरह ऐसे हमने फैसले किए हैं कि जिसमें हमने कुछ इंडिपेंडेंट फैसले भी किए हैं और अमेरिका को भी हमने, जब अच्छा एक हमारा वक्त रहा फॉरेन पॉलिसी को मैनेज करने का और उसको रन करने का, तो उस वक्त हमने चीज़ें गेन्स भी की हासिल। तो मेरा ख्याल है कि इसमें हमने एक अपनी अच्छी जो खारजा पॉलिसी है ना वो मुरतब करनी है और इसमें हमने अपनी जो है ना बातचीत करने का, निगोसिएशन का, उसमें हमने अपने लेवरेज जो है उनको इस्तेमाल करना है, लेवर्स को। अब ये है कि चाइना के अंदर आप देखें ना, ट्रंप साहब जो हैं वो बाकायदा अनाउंस कर रहे हैं कि अगर मैं आता हूं तो चाइना पे मैं 60% टैरिफ लगा दूंगा इंपोर्ट के, यानी कि उनकी जो प्रोटेक्शनिज्म की सोच है, तो ये चीन में बड़ी एप्रीहेंशन पाई जा रही है कि जो चाइना इस वक्त बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है टू अमेरिका, तो वो समझ रहे हैं कि ये जो उनकी प्रोटेक्शनिज्म की एक अप्रोच है ये हमारी एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा ख़राब करेगी। इसके साथ साथ वो भी कह रहे हैं कि जी ताइवान को उन्हें सवाल किया कि जी ताइवान को अगर ब्लॉकेट कर लेता है चाइना तो फिर आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं मिलिट्री फोर्स यूज़ नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि सदर शी जिनपिंग मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं एंड ही नोज आई कैन गो क्रेजी, यानी कि ये साथ वो अपनी तरफ से साथ धमकी भी दे रहे हैं। तो ये एक सिचुएशन ऐसी है कि लव एंड हेट टाइप भी है। आप ये तो नहीं कह सकते लव हुआ तो नहीं, लेकिन एक दितांत की बात भी की जाती है, साथ धमकी भी दी जाती है दबे अल्फाज में। क्योंकि देखें ना, यहाँ माइंड सेट की बात है ना, चाइनीज के साथ मेरी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है, वैसे अमेरिकन के साथ भी मेरा रहा, उनके डिप्लोमेट्स, एम्बेसडर, चाइना की विजिट, अमेरिका की विजिट, तो वहाँ का अप्रोच डिफरेंट है। चाइनीज जो लोग हैं वो नॉन इंटरवेंशन की जो उनकी पॉलिसी है, जबकि अमेरिका का अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो वॉर इकोनॉमी, अभी आपने भी तो दोनों को बराबर कर दिया ना, हेजेमनी का है, तो वो फिर एक माइंडसेट का भी तो टकराव है ना जी, वो कॉन्फ्लिक्ट तो है अभी अपनी जगह मौजूद है। लेकिन ये है कि इसको अब इसका किस तरह, हाउ डू दे स्ट्राइक का बैलेंस, इसमें यह है कि अमेरिका के अंदर जब आप प्रेसिडेंट की बात करते हैं ना, तो वहां एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है। आप ये नहीं कह सकते कि प्रेसिडेंट अकेला सब कुछ ही कर लेगा, गो के बहुत पावरफुल होता है अमेरिका का प्रेसिडेंट, हेड ऑफ स्टेट जो है। लेकिन आप देखेंगे रिपब्लिकन्स की कहते हैं मेजोरिटी होनी है हाउस में, तो जब उनके अगर कमला हारिस आती हैं तो फिर जाके उनको सामना रिपब्लिकन्स का करना पड़ेगा। अब वहां पे जाके हाउस में भी अब बातें उठ रही हैं ये कि जी आप क्या कर रहे हैं, जंगों में इतना पैसा लगा रहे हैं, प्रेशर रहता है बाहर, प्रेशर रहता है। और अब ट्रंप ने ये कहना शुरू किया कि मैं अब्राहम अकॉर्ड, जिसकी मेरे भाई ने, नजीर साहब ने बात की, इसको एक्सपेंड करूंगा, कि इसमें पैलेस्टीन पहले इग्नोर किया गया। अब वो एक्सपेंड किस तरह करते हैं, पैलेस्टीन को किस तरह इसमें लाते हैं, क्योंकि अभी तक तो उनका जो सोच है दोनों की। और हाँ, चाइना ने एक बात और भी कही है, चाइना ने ये भी प्रेडिक्शन किया है कि दोनों में कोई भी जीते या हारे, दे आर गोइंग टू बी टफ विद अस। ये उनका अल्फाज है वहां के जो बड़े डिप्लोमेट्स के। राइट। आसिफ अली भट्टी साहब, पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी के लिए आपके ख्याल में कौन सा सदर आना बेहतर होगा? देखिए, ये बात हम लोग सोचते हैं, अमेरिका नहीं सोचता, ना अमेरिकी अवाम सोचती। ये हमारी खाम ख्याली है। अभी रूमी ने भी ये बात कही
कि अब ये क्या शादियाने बज रहे हैं कि जी ट्रंप जिस दिन मुंतखब होंगे अगले दिन वो फोन करेंगे यहाँ के थानेदार को, जैसे हमारे यहाँ के वजीर दाखिला साहब फरमाते हैं कि बलूचिस्तान तो एसएचओ की मार है। उनकी सोच का लेवल देखें जरा, माशाल्लाह मेरे कुलीग रहे हैं हालांकि वो, और अब ये सोचना कि जी कि वो फौरन कॉल करेंगे एसएचओ को पाकिस्तान के और कहेंगे ओए थानेदारा। लेकिन ये उनकी सोच तो नहीं होगी ना, ये तो वो अपने फॉलोअर्स को इस तरह से इस बयानबाजी के जरिए उलझाते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि दुनिया की कोई भी सियासत हो, चाहे वो ट्रंप की सियासत है, पाकिस्तान की सियासत है, इमरान खान की सियासत है, प्यूटन की सियासत है या शी जिनपिंग की सियासत है, हम इन्हीं लोगों को केटर करते हैं ना, इन्हीं लोगों को देखते हैं। तो वहां पे जो जब तक आप कोई ऐसी बात जो कि आउट ऑफ बॉक्स नहीं होगी नहीं करेंगे ना, लोग अट्रैक्ट नहीं। तो आप इस बात को ऐसे ही समझ लें कि ये लोगों की अट्रैक्शन के लिए एक नया मिसाला या नया चूरन बेचा जा रहा है। हालांकि अगर किसी को जरा सी भी समझ हो, थोड़ी सी भी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग हो, तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि कोई भी सदर जब मुंतखब होता है अमेरिका का, उसके पास पहले अपने जो 79 डेज हैं उसको प्रेसिडेंसी संभालनी होती है। वो जनवरी के अंदर जाके 20 जनवरी के बाद जाके वो अपनी प्रेसिडेंसी संभालता है। उसके बाद पॉलिसी में आपके ख्याल के मुताबिक कोई तब्दीली नहीं आती है या पर्सन टू पर्सन ये वेरी करती है? नहीं ये कैरी, इसमें तो कोई शक नहीं, ये वेरी भी करता है और कैरी भी करता है। देखिए मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो एक फिनोमेना है कि फौरी तौर पे चीजें बदल जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। आपको याद होना चाहिए कि दोनों मुल्कों के इक्तिसादी तल्लुकात के साथ साथ फौजी तल्लुकात भी। आप देखें कि यहाँ के कोई अमेरिकी सिविलियन जाता है, मुझे याद अच्छी तरह जॉन कैरी आया करते थे या सेनेटर जॉन मैकेन आया करते थे पाकिस्तान में, अपना मियां साहब को याद होगा। तो मैं कवर भी करता था और हमें पता होता था कि वो सीधे पिंडी जाते थे, पिंडी लम जलिद हो जाते थे, ठीक है। और उसके बाद वहां से जो उन्हें उनका जरूरत की चीजें होती थी उनसे बात करके उसके बाद वो फिर आते थे, हाँ जी प्राइम मिनिस्टर साहब आपकी तबीयत ठीक है, आप खैरियत से, चलो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हम जा रहे हैं अमेरिकी एम्बेसी, और अगले दिन वो रवाना हो जाते थे। इतना सा इंटरेस्ट है, छोड़े इन बातों को, कौन सा इंटरेस्ट। पैसे जब मांगने निकला इमरान खान अगर था तो $1 अरब नहीं दे रहे थे आप उसको, वो चाइना में भी भीख लेके पहुंच गया वहां पे कि हमें $6 अरब भट्टी साहब कता कलामी के लिए माजरत, इस पे बहुत बात हो सकती है और मेरा ख्याल है कि अगले प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मैं नजीर हुसैन साहब से उनकी राय जानना चाहूंगी कि पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी के लिए कौन सा सदर जो है वो सूटेबल रहेगा। पॉलिसीज अगरचे के सेम रहती हैं या पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं? रुझान स्लाइटली डिफरेंट है। डेमोक्रेट्स ज्यादा जिसे कहते हैं मिडिल क्लास थॉट के लोग हैं और रिपब्लिकन जो हैं वो जिस तरह पहले जिक्र हुआ कि वो प्लूटोक्रेसी की तरफ है। प्लूटोक्रेसी मीन्स इट इज अ गवर्नमेंट बाय द वेल्दी पीपल, चाहे वो रशिया में हो चाहे वो अमेरिका में हो, इशराफिया की है। तो ये तो उनकी फाउंडेशन है, लेकिन हर कंट्री के अपने नेशनल इंटरेस्ट भी हैं। अब चाहे अमेरिका के पाकिस्तान में क्या नेशनल इंटरेस्ट है, बहुत क्लियर है ये कि वो नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान चाइना की तरफ एक हाथ से ज़्यादा जाए और इतना लिंक हो जाए कि उनको कल अगर सूरत हाल कोई ऐसी हो तो पाकिस्तान को ये मुश्किल हो जाए कि वो अमेरिका को सपोर्ट कर सके। हमारे पड़ोस में जो ईरान की सूरत हाल है वो इस किस्म की इंडिकेटिव है कि पाकिस्तान किस तरफ झुकाव रखेगा। बिल्कुल क्लियर है कि चाइना एक इमर्जिंग ग्लोबल पावर है और पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि वो एक इमर्जिंग पावर के साथ हो, नंबर 1। नंबर 2, पिछले कोई 10 साल में $35 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाइना पाकिस्तान में या कर चुका है और फेज़ 2 जो CPEC का है वो उससे भी ज़्यादा है। थोड़े से इश्यूज उनको हैं चाइनीज़ को, जो खासकर सिक्योरिटी का एक इशू है। और इसके पीछे भी जो आम बात सुनी जा रही है या बताई जा रही है कि इसके पीछे भी कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं जो नहीं चाहेंगे कि चाइना और पाकिस्तान
कि रिलेशनशिप स्मूथ रहें और उसी स्पीड से आगे बढ़े जिस स्पीड से दोनों कंट्री लेके चल रहे हैं। नासिर तो हर जो इस तरह का मंसूबा है वो नाकाम बनाने की कोशिश करते ही रहते हैं। आप सबका बेहद शुक्रिया। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।